हेलो बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक हमने ओ हैनर मेथड हम पढ़ रहे थे। ओ हैनर मेथड से टेम्पररी हार्डनेस को कैलकुलेट करना हमने सीखा था। अब हम सीखेंगे ओ हैनर मेथड से परमानेंट हार्डनेस को हम कैसे क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों क्या है कि टेम्पररी हार्डनेस किसके कारण होती है? तो टेम्पररी हार्डनेस होती है आपकी कैल्शियम क्लोराइड या फिर मैग्नीशियम क्लोराइड, उसी तरह से मैग्नीशियम सल्फेट या फिर कैल्शियम सल्फेट, इनके कारण होती है। इनमें हम इस मेथड में हम क्या मिलाते हैं? Na2CO3 मिलाते हैं, ये आप ध्यान रखोगे। और इसको मिलाएंगे हम बच्चों कैसे? एक्सेस में मिलाएंगे। ठीक है, एक्सेस में मिलाएंगे सोडियम कार्बोनेट। तो क्या होगा यार सोडियम कार्बोनेट मिलाने पे, Na2CO3 मिलाने पे? Na2CO3 जब हम इसमें मिलाएंगे तो ये अभिक्रिया तो होगी, है ना। तो मैग्नीशियम कार्बोनेट बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, सोडियम क्लोराइड बन जाएगा और ये सोडियम सल्फेट बन जाएगा, है ना। तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, देखो CO3 PPT के रूप में नीचे बैठ गया पानी में, MgCO3 मैग्नीशियम कार्बोनेट PPT के रूप में नीचे बैठ जाएगा। ऊपर वाले रिएक्शन में क्या बचा? सोडियम क्लोराइड बचा है ना, 2NaCl बचा, और यहाँ पे क्या बचा? सोडियम सल्फेट बचा, Na2SO4। क्लियर? तो परमानेंट हार्डनेस हम इसी तरह से फाइंड आउट करेंगे। आपने क्या किया? सोडियम कार्बोनेट को मिलाया, सोडियम कार्बोनेट को इन एक्सेस मतलब अधिकता में मिलाया। अधिकता में मिलाने पे क्या होगा? इसके साथ ये अभिक्रिया करके ये तो बना देगा। अब देखो ये आपका सॉल्यूशन था, है ना, ये आपका क्या था? सॉल्यूशन था जिसके अंदर ये सॉल्ट थे, उसमें आपने सोडियम कार्बोनेट मिलाया। सोडियम कार्बोनेट को आपने एक्सेस में मिलाया, तो ये इन दोनों ने अभिक्रिया की और ये बन गया। ये क्या है बच्चों? ये है PPT। क्या है ये? प्रेसिपिटेट के रूप में। प्रेसिपिटेट क्या होता है? इनसॉल्युबल होता है। तो इनसॉल्युबल है तो ये इसी वाटर में नीचे बैठ जाएगा, इनसॉल्युबल। तो नीचे क्या बैठ गया? इनसॉल्युबल, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट मैग्नीशियम कार्बोनेट नीचे बैठ गया। अब क्योंकि जो सोडियम कार्बोनेट था ये था आपका एक्सेस में। एक्सेस का मतलब ये है कि जितनी भी क्वांटिटी ने इसके साथ अभिक्रिया की होगी, इस सॉल्यूशन के अंदर थोड़ी सी मात्रा में अभी सोडियम कार्बोनेट मौजूद होगा, है ना, यही मतलब है। तो सोडियम कार्बोनेट इसके अंदर थोड़ा सा मौजूद है ना। तो अब हम ओ हैनर मेथड से इसका एस्टिमेशन करना स्टार्ट करते हैं। देखो पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि हम इसके लिए क्या करते हैं, एक N/50 HCl का एक सॉल्यूशन बनाते हैं, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, है ना। स्टैंडर्ड एक सॉल्यूशन बनाते हैं, या फिर इसको कहते हैं हम कि नॉन सॉल्यूशन, है ना, नॉन सॉल्यूशन कहते हैं। और एक था हमारे पास वाटर सैंपल अननोन सॉल्यूशन था। वाटर सैंपल के साथ जो अभिक्रिया हो रही है ना। तो बच्चों फर्स्ट स्टेप में आपने क्या किया? सोडियम कार्बोनेट को एक्सेस में मिलाया इसके साथ, और जो भी आपके पास क्या बना? ये बना इस बीकर के अंदर। अब ये बन गया होगा, ये दोनों के दोनों इनसॉल्युबल है, नीचे बैठ गए। जो वाटर होगा, वाटर में ये रह गया आपका सोडियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट घुला हुआ, है ना, सॉल्युबल। और प्लस इसमें क्या रह गया? अनरिएक्टेड Na2CO3, समझ रहे होंगे ना। प्लस अनरिएक्टेड, एक्सेस में था तो कुछ ने अभिक्रिया कर ली, थोड़ा सा इसमें बच गया, तो इसको हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है भाई। तो अब देखो हमने क्या किया, फर्स्ट स्टेप में ये अभिक्रिया की हमने। सेकंड स्टेप में हमने क्या किया बच्चों कि ये जो बीकर है, बीकर के अंदर ये जो रह गया है ना, और इसमें प्लस अनरिएक्टेड भी है, इसको कर लेंगे हम फिल्टर। क्या कर लेंगे बच्चों? फिल्टर कर लेंगे। तो चलो मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको हमने क्या किया बच्चों। हमने किया, देखो वाटर सैंपल था आपके पास 50 ml, है ना, 50 ml वाटर सैंपल था, और 50 ml में आपने एक्सेस में क्या मिलाया? Na2CO3, जो मैंने समझा दिया। तो ये है आपका एक बीकर। इस बीकर में ये दोनों चीज़ें हैं। इसने सोडियम कार्बोनेट ने इससे अभिक्रिया की, थोड़ी सी मात्रा में बच गया, इसमें PPT रह गया, ये हम पढ़ ही रहे हैं। इसको अब हमने किया फिल्टर, तो फिल्टर कर लेंगे हम इसको। ठीक है भाई, यहाँ पे फिल्टर पेपर लगा होगा। ये जो इनसॉल्युबल है ना, इनसॉल्युबल ये तो रह जाएगा ऊपर, किसके रूप में? रेसिड्यू के रूप में ऊपर रह गया। नीचे क्या आ गया बच्चों? फिल्ट्रेट, समझ रहे हो, नीचे आ गया फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट का मतलब
फिल्ट्रेट का मतलब वह वाटर, कुछ तो पानी होगा, वाटर के अंदर ये दोनों सॉल्ट डिसॉल्व होंगे और अनरिएक्टेड सोडियम कार्बोनेट भी है। तो ये सोडियम कार्बोनेट, इसी को हमने फाइंड आउट करना है। तो ये फिल्ट्रेट रह गया जिसमें क्या है, प्लस नहीं करेंगे, जिसमें अनरिएक्टेड Na2CO3 रह गया है। ठीक है भाई, ओके। ये था आपका सेकंड स्टेप, फिल्ट्रेट हो गया। अब देखो हम क्या करते हैं थर्ड स्टेप में। ये जो फिल्ट्रेट है, एक तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें एक क्या है, ये ब्यूरेट है, ये एक ब्यूरेट है, ये स्टॉपर होगा इस पे, है ना। ये एक ब्यूरेट है 0 और यहाँ पे होगा आपका 50, 25, ऐसे ही मार्क इसमें बने होते हैं। तो यहाँ पे मिला लेंगे हम, डाल देंगे N/50 HCl सॉल्यूशन इसके अंदर डाल लेंगे। यहाँ पे होगा बच्चों एक कोनिकल फ्लास्क, एक कोनिकल फ्लास्क के अंदर इस फिल्ट्रेट को ले लेंगे हम कोनिकल फ्लास्क में, है ना। फिल्ट्रेट को हमने कोनिकल फ्लास्क में ले लिया और इसमें हमने ऐड की 2 to 3 ड्रॉप किसकी, मिथाइल ऑरेंज की, मिथाइल ऑरेंज की इसमें 2 to 3 ड्रॉप ऐड की। जब आप इसमें टाइट्रेशन करोगे, मतलब क्या मिलाओगे आप, HCl को इसके साथ मिलाओगे, तो HCl सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करेगा, है ना। HCl सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करेगा। इन दोनों की अभिक्रिया कंप्लीट हुई या नहीं हुई किससे पता लगेगा, मिथाइल ऑरेंज की वजह से, इंडिकेटर से, है ना। तो जैसे ही ये अभिक्रिया पूरी हो गई, इसमें क्या होगा बच्चों, Na2CO3 है, कौन सा, अनरिएक्टेड। ये जो अनरिएक्टेड HCl के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या अभिक्रिया हो सकती है भाई, सोडियम क्लोराइड बनेगा एक तो, है ना, एक तो सोडियम क्लोराइड बनेगा, एक बनेगा आपका CO2 और फिर क्या रह गया, H2O, ये रह गया। तो ये चीज़ें इसके अंदर बनेगी। रिएक्शन कंप्लीट हो गई, हमें कैसे पता लगेगा कि जैसे ही कंप्लीट आपका HCl ने इसके साथ अभिक्रिया कर ली है और जैसी अभिक्रिया होने के बाद 2 बूंद भी अगर HCl की इसमें और बढ़ी तो मिथाइल ऑरेंज के साथ कैसा कलर प्रोड्यूस कर देगा, रेड कलर। ठीक है, रेड कलर। जैसे ही रेड कलर प्रोड्यूस होगा हम इसको बंद कर लेंगे। तो जैसे ही सपोज जितना भी वॉल्यूम लगा, सपोज वो V ml वॉल्यूम लगा, तो यहीं पे आपका हो जाएगा एंड पॉइंट पे हम इसको बंद कर लेंगे। जैसे ही इसका कलर रेड होने लग गया, इसको हमने बंद कर लिया स्टॉपर को, तो ये V1 हमें वॉल्यूम मिल गया। ठीक है, तो जो V1 वॉल्यूम लगा है, ठीक है, वो मतलब V1 N/50 HCl का जो वॉल्यूम लगा है वो इक्विवेलेंट है किसके, इसके, मतलब जितना भी वॉल्यूम खर्च हो रहा होगा तो इक्विमोलर क्वांटिटी किसकी होगी, सोडियम कार्बोनेट की होगी। तो V1 जितना भी HCl यूज़ हो रहा होगा, V1 उतना ही सोडियम कार्बोनेट कंज्यूम हो रहा होगा, है ना। तो V1 इसका मतलब जो V ml वॉल्यूम है ना, तो हम क्या कह सकते हैं कि, तो इससे आप क्या, टोटल वॉल्यूम ऑफ सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, टोटल वॉल्यूम ऑफ सोडियम कार्बोनेट यूज्ड टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस। तो टोटल वॉल्यूम हमने कितना लिया था बच्चों, यहाँ पे एक्सेस में लिया था हमने, लेकिन टोटल था ये 50 ml, है ना। 50 ml हमने क्या लिया था, वाटर सैंपल, 50 ml हमने एक्सेस में Na2CO3 लिया था। इस 50 ml में से तो टोटल तो वॉल्यूम 50 ही था हमारा, जो कि इसके साथ अभिक्रिया, ये 50 ml था जो इन हार्डनेस के साथ अभिक्रिया कर रहा था। लेकिन उस 50 में से आधे ने तो इसके साथ अभिक्रिया कर ली, थोड़ा सा जो बच गया वो आगे चला गया और उसी को हमने फाइंड आउट कर लिया। इस V से जितना भी ml HCl के लगे हैं उतना ही यह कंज्यूम हुआ है। तो इसका मतलब यहाँ पे कितना यूज़ हुआ होगा इस वाली अभिक्रिया में, 50 - V ml यूज़ हुआ होगा। समझ में आ गया। तो 50 - V ml यूज़ हुआ होगा कहाँ पे, इस अभिक्रिया में, है ना, क्योंकि V ml तो वहाँ जाके भी अभिक्रिया कर रहा है। इसका मतलब इसमें से V को हम माइनस कर लेंगे तो इतना ml आपका यूज़ हुआ होगा परमानेंट हार्डनेस को अभिक्रिया करने में। तो बस इसकी वॉल्यूम हमें पता लग गया। अब हम फिर से क्या कर लेते हैं, एस्टिमेशन कर लेते हैं इसका। तो एस्टिमेशन फिर से हम क्या करते हैं बच्चों, N1 V1 = N2 V2 नॉर्मेलिटी इक्वेशन का यूज़ करेंगे। तो ये एक सॉल्यूशन है, ये दूसरा सॉल्यूशन है। एक को आप
वाटर सैंपल है ना, एक वाटर सैंपल जिसमें परमानेंट हार्डनेस को कैलकुलेट कर रहे हैं, और दूसरा आप लोगे Na2CO3 को, जो जिसके साथ हमने इसका टाइट्रेशन किया है या जिसके साथ हमारी अभिक्रिया हुई है। तो भाई वाटर सैंपल का नॉर्मेलिटी हमें नहीं पता, वॉल्यूम कितना लिया है हमने 50 ml लिया है, ये तो हमें पता है, ठीक है। और सोडियम कार्बोनेट के जो N2 है ये तो हमें पता है कितना यूज़ किया था, N/50 ही यूज़ किया है। V1 कितना है इसका 50 माइनस V, 50 माइनस V है, ठीक है। तो N1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, N1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 50 माइनस V अपॉन 50 इंटू 50, ये हो जाएगा, है ना। तो N1 की वैल्यू आ गई, मतलब N1 क्या है, नॉर्मेलिटी ऑफ वाटर सैंपल, नॉर्मेलिटी ऑफ वाटर सैंपल पता लग गया आपको, ठीक है। ओके, तो इसकी नॉर्मेलिटी आपको पता लग गई है। अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं कि अब जो हार्डनेस होती है, हार्डनेस को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, है ना। तो परमानेंट हार्डनेस इन टर्म्स ऑफ CaCO3, तो ये क्या होती है बच्चों, ये होती है नॉर्मेलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, है ना। ये बताया था नॉर्मेलिटी कितनी आई इसकी 50 माइनस V अपॉन 50 इंटू 50, और इसकी जो इक्विवेलेंट वेट होता है वो 50 होता है ना, ग्राम पर लीटर, ठीक है। ग्राम पर लीटर को आप कन्वर्ट करोगे किसमें, ppm में, ये 50 रह गया, है ना। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 10⁶ अपॉन 10�3 ppm लिख सकते हैं, या इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा 50 माइनस V ppm, ठीक है, ये हो जाएगा। या फिर इसी को ग्राम पर लीटर को अगर हम चेंज करना चाहें तो 50 माइनस V अपॉन 50 इंटू, अब ग्राम, एक ग्राम में 1000 मिलीग्राम, ठीक है, 20 टाइम्स कट जाएगा तो ये हो जाएगा फिर से 50 माइनस V मिलीग्राम पर लीटर, एंड मिलीग्राम पर लीटर को ppm में कन्वर्ट कर देंगे 50 माइनस V ppm, ठीक है। तो ये आई आपके ओहेनर मेथड से परमानेंट हार्डनेस का कैलकुलेशन। अब V की जब टाइट्रेशन होगा तो V की वैल्यू अगर हमें पता है तो डायरेक्टली हम क्या कर लेते हैं ppm में, इसको ppm में, ग्राम पर लीटर में, मिलीग्राम पर लीटर में, इसको क्या कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे कितनी हार्डनेस इसके अंदर मौजूद है, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा, है ना। अगर और एक चीज़ और कहनी है कि आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें कि आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, ताकि मैं उस टॉपिक पे आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वीडियो बनाऊं। थैंक यू वेरी मच, पढ़ते रहिए बच्चों।